नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार। आज सियासी गलियारे में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की लैंडस्लाइड विक्ट्री और यूपी में योगी आदित्यनाथ के करिश्मे की जीत की चर्चा हो रही। एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे का नारा किस तरह काम कर गया, हर कोई इसी बात पर डिस्कशन कर रहा है। महाराष्ट्र और यूपी की जीत इतनी बड़ी है कि झारखंड के विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव और 12 राज्यों की 39 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे कहीं जैसे दब कर रह गए। जिस महाराष्ट्र में 5 महीने पहले बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, सबका बुरा हाल था, वहां जबरदस्त वापसी करते हुए महायुति ने करीब 80% सीटों पर या तो जीत हासिल कर ली है या फिर ऐसी बढ़त बना ली है कि उसे एक तरीके से नतीजों में तब्दील होना करीब करीब तय माना जा रहा है। एनडीए गठबंधन का आंकड़ा 230 सीटों के पार है, जिसमें अकेले बीजेपी की 130 से ज्यादा सीटें। सोचिए जरा, इस नतीजे के मायने एकदम साफ है। नरेंद्र मोदी चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर हैं और विरोधी विचारधारा वाली पार्टियों का गठबंधन भी उनके आगे कहीं नहीं टिक पा रहा। सत्ता के सपने देखने वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन 50 सीटों के आसपास सिमट कर रह गया है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की सियासत बीजेपी के हिंदुत्व वाले फॉर्मूले के आगे एकदम से डिरेल हो गए। कमोबेश यही स्थिति यूपी की रही। योगी आदित्यनाथ ने 9 सीटों के उपचुनाव की रणनीति बनाई और ये इतनी कारगर रही कि 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने फतह हासिल कर ली। समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें ही आई है और उसमें भी हार जीत का फासला कोई बहुत ज्यादा नहीं रहा। जिस कुंदरकी सीट पर करीब 65% मुसलमान वोटर हैं और मुस्लिम वोटर जो कि समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, वोट बैंक माने जाते हैं, वहां भी बीजेपी कैंडिडेट को 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत मिली है। इसी से आप जो बीजेपी को जीत मिली है वो किस स्तर की है, कितनी बड़ी है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट की जमानत जब्त हो गई है। आप सोचिए कि जो बीजेपी के कैंडिडेट जिन्होंने जीत हासिल की है उनके 10वें हिस्से के बराबर भी वोट नहीं मिले समाजवादी पार्टी कुंदरकी में। जबकि इसी यूपी में 5 महीने पहले अखिलेश यादव के तेवर अलग ही दिख रहे थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उनके अरमानों में पंख लगा दिए थे, लेकिन वही आत्मविश्वास उन पर भारी पड़ गया। पीडीए का कार्ड हिंदुत्व के सामने बुरी तरह फेल हो गया। बटेंगे तो कटेंगे को बीजेपी का नेशनल नारा बन गया है, ऐसा लग रहा है। और अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से उसी नारे को दोहराया। जरा एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। तो महाराष्ट्र और यूपी में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न का दौर शुरू हो गया है। कुछ देर बाद दिल्ली में सेलिब्रेशन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी की जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच होंगे और आमतौर पर पीएम मोदी हर चुनाव के बाद इसी तरह पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं और वोटर्स का धन्यवाद कहते हैं। मगर इस बार जश्न के मायने बहुत अलग होंगे। पहले हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र में जो जीत मिली है, इस बात पर एक तरीके से मुहर लगाती है कि मोदी मैजिक के आगे टिकना विरोधियों के लिए फिलहाल मुश्किल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए एनडीए कार्यकर्ताओं को थैंक यू भी बोला और महाराष्ट्र के मैंडेट को विकास की जीत बताया। महाराष्ट्र में गठबंधन की हार कितनी बड़ी है उसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि एमवीए में किसी पार्टी के पास विपक्ष का नेता चुनने तक के लिए पर्याप्त सीटें नहीं। और आप इसी से अंदाजा लगाइए कि यह जीत इस बार बीजेपी के लिए कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। तो
इस जीत के मायने क्या हैं? जैसा कि हमने कहा कि आंकड़े आपके सामने हैं और आंकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इस जीत के और या इन आंकड़ों के पीछे का मैसेज क्या है, संदेश क्या है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। अगर ये बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की जीत है तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर ये नारा झारखंड में क्यों नहीं चला। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका कि जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हैं। राधिका खेड़ा हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगी। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट, इसके अलावा प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला हैं हमारे साथ जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं राधिका के पास जाऊंगा। राधिका खेड़ा, निश्चित रूप से ये जीत बहुत बड़ी है। क्या इस जीत या इतनी बड़ी जीत की उम्मीद क्या खुद बीजेपी को थी? सभी को नमस्कार। देखिए, हम लगातार पहले दिन से कह रहे थे कि ऐतिहासिक जीत होगी और जब ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट हुआ 30 साल बाद तो ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि नतीजे जो आएंगे वो एक तरफा आएंगे और महाराष्ट्र की जनता एक बार भुगत चुकी है ऐसे नतीजे देके कि उनको 2.5 साल एक चोरी की सरकार झेलनी पड़ी थी और चोरी की सरकार के ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें मत मिला था भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने को और उन्होंने कोरोना काल में बॉडी बैग्स तक का भ्रष्टाचार कर दिया था। तो जनता उस आदमी पे वापस ऐसा नहीं चाह रही थी कि उन लोगों को वापस सत्ता मिले जो बांटने काटने की राजनीति करते हैं, जो हमेशा लोगों की जाति धर्म उनसे पूछते हैं और जो खुद के पिताजी के नहीं हुए वो महाराष्ट्र की जनता के क्या होंगे, जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नहीं हुए। और एक नतीजों जो आए हैं आप देखिए ना, पूरा अगर आप एमबी अलायंस को इकट्ठा ऐड कर ले तो वो भारतीय जनता पार्टी के तो दूर छोड़िए, वो शिवसेना के बराबर तक नहीं आ पा रहे हैं। तो असली शिवसेना कौन है और असली एनसीपी कौन है उस पे भी एक स्टैंप लग गया और हमें बहुत पहले दिन से पता था कि सरकार वापस रिपीट होगी क्योंकि लोग डेवलपमेंट चाह रहे हैं महाराष्ट्र में और डेवलपमेंट की स्पीड को रोकना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो एक तरीके से जैसा कि आपने कहा कि ये जातियों में बांटने वाली सियासत की हार है और बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी कहेंगे कि ये जातियों में बंटवारे के खिलाफ हिंदू एकता का शंखनाद है। अवधेश जी, क्या वाकई ऐसा है कि ये हिंदू एकता का शंखनाद है? तो इसकी प्रतिध्वनि, इसकी गूंज हम झारखंड में क्यों नहीं सुन पा रहे? नहीं, देखिए वहां भी थी। पहले तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव है, ये इस मायने में मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में से आप उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का हटा दीजिए और परिणाम आप देख लीजिए कि क्या हो सकता था। तो जाहिर है कि 2024 लोकसभा चुनाव में लगातार कह रहा हूं कि एक दुर्घटनावश परिणाम था भारतीय जनता पार्टी की अपनी भूलों गलतियों से, क्योंकि 22 जनवरी की अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरे देश का माहौल था, बीजेपी ने 2 राउंड तक तो उसको मुद्दा बनाया ही नहीं था। और फिर नड्डा जी के जो वक्तव्य आगे वो किए थे। देखिए, इस समय 2014 में जो भारतीय राजनीति में पैराडाइम शिफ्ट हुआ, 2019 में कंसोलिडेट हुआ, 2024 में लगा कि धक्का लगा है, लेकिन यह परिणाम ने बताया है कि उसका कंसोलिडेशन पूर्णता की ओर बढ़ा है। ये जब बटेंगे कटेंगे आप कहते हैं, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो जब जमीन पर भाव होता है तभी नारे काम करते हैं। जमीन पर भाव वहां क्या था? जमीन पर भाव ये था कि जैसे ही एक फैजाबाद के सांसद को देश का हीरो बनाने की कोशिश हुई, लोकसभा में आगे बिठाने की कोशिश हुई, मुस्लिम सभाओं में ले जाने की कोशिश हुई, जब उनको राजा बताया गया अयोध्या का, तो देश भर के जो हिंदुत्व समर्थक लोग थे और जो एक भाव सबके अंदर था कि भैया ये तो बीजेपी से थोड़ा बहुत असंतोष होगा, लेकिन ये आदमी सबको तो हमने क्या जिता दिया। तो वो जो बार बार राहुल गांधी जी सारे लोग जो फैजाबाद करते थे कि उस विचारधारा को हमने आंदोलन को हरा दिया है, तो लोगों ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया कि हमारे जले पर नमक छिड़कता है। हरियाणा से वो चीजें शुरू हुई, महाराष्ट्र में वो आगे बढ़ी है। तो हिंदुत्व का मतलब केवल ये नहीं होता है कि हम निगेटिविटी में जाते हैं।
भारत देश और दुनिया भर का हिंदू समाज लंबे समय बाद अपनी सभ्यता संस्कृति को लेकर के सकारात्मक ढंग से खड़ा हो रहा है। उसको समझे बगैर जो लोग 2000 चुनाव परिणाम को मान रहे थे कि ऐसे ही वोट मिल गई है, जो इसका एक बड़ा जो इसका अर्थ है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की विजय के बाद ये माना गया था कि ये जो भाव था देश में कि बगैर मुस्लिम वोट के लोकसभा चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा, इस मिथ को टूट गया था। 2024 से उसकी कोशिश हुई और पहले के तरह मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाने की, तुष्टिकरण में नहीं बोल रहा हूं, तो आगे बढ़ाने की, प्रोत्साहित करने की नीति जो लोगों की थी उसके विरुद्ध एक रिएक्शन हुआ, एक जनादेश मिला। बिल्कुल तो प्रोफेसर, मतदान ऐसे नहीं हो सकता था। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, क्या इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये पीडीए और संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, इस तरह के नारों का की मियाद पूरी हो गई और उसकी मियाद सिर्फ एक चुनाव की थी और वो मियाद खत्म हो चुकी है? नहीं, अगर आप इसको इस तरह से देखिए कि महाराष्ट्र में जो एनडीए अलायंस था, अजीत पवार जी थे, एकनाथ शिंदे जी थे, उन लोगों ने खुद भी इस बात को नकारा कि बटेंगे कटेंगे नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। तो इसका मतलब वो जनमानस की आवाज को समझते होंगे कि शायद बटेंगे कटेंगे भारत की राजनीति का और लोकतंत्र का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कह दिया हो, और उत्तर प्रदेश के उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी इस बात को हमेशा कहा कि हम बटेंगे कटेंगे के साथ नहीं हो, हमारा नारा नहीं है। जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया वो हमारा नारा है। जो नकारात्मक पॉलिटिक्स है लोकतंत्र में, उसकी स्वीकार्यता तो निश्चित रूप से नहीं है, ना ही होनी चाहिए। हम इसको मानते हैं और देश की जनता भी इस बात को मानती है। भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच थी वो जनता के सामने निकल कर आई। नहीं, महाराष्ट्र तो में भारतीय एक जनता पार्टी नकारात्मक सोच, एक नकारात्मक राजनीति की बात हुई और दूसरी अपमानित करने वाली राजनीति की बात भी हो रही है कि आपने जिस तरीके से हिंदू सेंटिमेंट को हर जगह तिरस्कृत किया, उसे अपमानित किया। भाई ठीक है कि आपको अयोध्या में एक जीत मिली जिसका कि जश्न आपको मनाना चाहिए, हर जीत का जश्न मनाती है पार्टियां, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको हिंदुओं के सेंटिमेंट को अपमानित करने का एक जरिया बना लिया, क्या उसके खिलाफ है मैंडेट है? ये भारतीय जनता पार्टी और अवधेश जैसे लोगों का नैरेटिव है कि अगर कोई पीडीए का आदमी सम्मान पाता है तो इनको पीड़ा होती है। और संविधान में दिए हुए अधिकारों के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, सम्मान पाने पे पीड़ा नहीं होती, लेकिन जब आप दूसरे को अपमानित करते हैं तो जरूर पीड़ा होती है। आप सुन लीजिए, अगर किसी पीडीए या किसी दलित सांसद को आगे वाली कुर्सी में बैठा दिया जाए, इससे क्या संविधान को नुकसान होता है या भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है? मुझे बताइए। नहीं, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि अयोध्या के नए राजा अवधेश जी हैं, अवधेश प्रसाद हैं, तो लोगों को बहुत सारे लोगों को पीड़ा होगी इस बात की कि अयोध्या के नए राजा। नहीं, ठीक है, वो सांसद हैं, लेकिन भाई अयोध्या के को लेकर जो सेंटिमेंट है इस देश में कि अयोध्या के राजा राम रहे हैं और राजा राम ही रहेंगे, लेकिन आप जब कहते हैं कि नए राजा राम अवधेश प्रसाद हैं, तो निश्चित रूप से आप जो पैगाम देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंचता, लोग समझते हैं उसको। फिर मैं वही कहना चाह रहा हूं, हिंदुत्व की जो ठेकेदारी करने वाले कुछ एक लोग हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि हिंदू का जो स्पेक्ट्रम है वो कितना बड़ा है। अगर इस देश के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में जाने से रोका जाता है, तब जाकर के हिंदुओं का सेंटीमेंट हर्ट नहीं होता है, इस तरह भी हर्ट होता है। ये सब बातें हैं, ये सब बातें हैं धर्मेंद्र यादव, इन सब बातों का कोई आधार नहीं है और कोई सबूत नहीं है। नहीं, तहसीन पूनावाला, मैं आऊंगा आपके पास, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। तहसीन पूनावाला, महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति एमवीए कर रही थी कि भाई मस्जिदों से फतवे जारी हो रहे थे जी, मुस्लिम संगठन जो है वो अपनी डिमांड लिस्ट जारी कर रही थी, और उस डिमांड लिस्ट को देखकर आपको लगेगा कई बार कि ये भारत तो छोड़िए, पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा अगर डिमांड लिस्ट जारी कर दिया जाए तो उसको कोड़े से मारा जाए वहां। लेकिन यहां लोग, आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि भाई हाँ हम तो इस पर विचार करेंगे। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स जो आप कर रहे थे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, उसको रिजेक्ट किया है महाराष्ट्र ने, क्या माना जाए इसको? रंजीत जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शुरुआत में राधिका को ढेर सारी बधाई, हरियाणा के बाद दूसरी बार वो करेक्ट साबित हुई है, तो बार बार मुझे ऑन एयर और ऑफ एयर मिलती है, वो कहती है तो मैं उससे लड़ते रहता हूँ, बस साबित हो गई है, तो उसको ढेर सारी बधाई। और मुझे लगता है कि कांग्रेस कोई शर्त वर्त भी लगा रखी थी आप लोगों ने?
नहीं, शर्त तो नहीं लगाई थी, अब मैं शर्त लगाना बंद कर दिया हूँ क्योंकि लेकिन अब मैंने एक फॉर्मूला निकाला है। अच्छा। वो एक हमारे वहाँ एक वो है वो डुग्गल साहब है, वो कभी किसान नेता होते, कभी आरटीआई एक्टिविस्ट होते, कभी हरियाणा के बड़े नेता होते, कभी सुनामी वाले नेता होते, कभी क्लाइमेट एक्टिविस्ट। तो अब जो कहेंगे उसका ऑपोजिट करूंगा मैं। वो जो कहेंगे उसका मैं ऑपोजिट करूंगा, जीत जाऊंगा। उन्होंने कहा सुनामी आ रही है हरियाणा में, हार गए। सुनामी आई, हम हार गए। अब यहाँ भी कहा जीत रहे, यहाँ पे भी हार गए। झारखंड में कहा हार रहे, वहां जीत गए। लेकिन एक बात आप दो चार शर्त हार के आपको ये बात समझ में आ गई कि ऐसी शर्त नहीं लगानी है। लेकिन आपके पार्टी के नेता क्यों नहीं समझ पा रहे कि ऐसे मुद्दे नहीं उठाने? अच्छा, आपने वो ऐसे मुद्दे नहीं उठाने। आपने वो गाना सुना है ना, तुम क्यों जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? अब गम ही छुपा रहा हूं। लेकिन आपको बता दूं, कांग्रेस को इस चीज पर चिंता होनी चाहिए कि कांग्रेस का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है। पूना और बॉम्बे, पहला उनका उस वक्त का बॉम्बे, पहले उनका पहला सेशन पूना में होना था, अगरकर, तिलक, गोखले, और उसकी वजह से बॉम्बे में हुआ। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की क्या दशा हो गई है? कांग्रेस इस चुनाव के पहले सबसे पावरफुल पार्टी थी भाजपा के साथ, आज कहां पर आ गई है? और आपने बिल्कुल सही कहा, सज्जाद नोमानी साहब, जो व्यक्ति कहता है तालिबान को एंडोर्स करता है, कहता है महिलाओं को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, उस विजुअल से नुकसान हुआ या नहीं हुआ? ये बहुत सारी चीजें इन पे, और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स है, ये चले जाते। वो एक दूसरा एक एक्टर था, 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 200 वोट मिले, उसके परिवार में 250 लोग, परिवार के लिए वोट मिले। गुड पॉइंट, सच कह रहा हूं। तो मतलब हमें सोचना है सोशल मीडिया की पार्टी बननी, क्योंकि मैं उनके लिए वोट करता हूं। पूना गया, उनके लिए वोट करते हैं, क्या मतलब हो रहा है? या एनजीओ बनना है, और ये फैसला लेना चाहिए। सही बात। अब जो वो मिस्टर भास्कर जो हार गए चुनाव, भास्कर साहब, वो 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था। अणुशक्ति नगर से जो सॉरी जो स्वरा भास्कर के पति, फवाद जी, वो 16 राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17 में खराब हो गया। अभी अब ऐसी बातों करेंगे तो जो लेजिटिमेट सवाल है ईवीएम को लेकर, कुछ लेजिटिमेट सवाल है, लोग उसको गंभीरता से नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं इसमें सोचना होगा। सही बात। अब जिनके लिए भी उन्होंने कैंपेन किया वो सारे हार गए, तो ये क्या करना है, कैसे करना है, इस पे सोचना चाहिए, और कामली सोचकर इस पे आगे की रणनीति बनानी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, तो ये बात जो अभी कह रहे हैं तहसीन, ये बहुत संजीदगी से इन्होंने बात रखी कि भाई आप 16वें राउंड तक जब जीत रहे होते हैं, तब तक आपको ईवीएम में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखता, और जैसे ही आप एक राउंड पीछे होते हैं तो आपको लगता है कि अरे ये तो सब गड़बड़ है। मतलब ये वाला जो जिसको कहते हैं ना कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला जो है, ये भाई कब तक ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। ये जो मर्जी कहें तहसीन भाई, मैं वो कह रहा हूं जो संजय राउत ने, उसके बाद अभी पवन खेड़ा साहब भी थे, उन्होंने भी बोला मीडिया पे, फिर जयराम रमेश जी ने भी बोला, तो मैं उस लाइन को टोक करता हूं, इनकी लाइन संजय राउत पूछ रहा है, और संजय राउत जी पूछ रहे कि महायुति का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भैया हमें दाल चावल नहीं मिली, उनको बिरयानी नहीं मिली, उसमें वो हो रहा है दाल चावल कोई विषय नहीं है, उनको बर्गर नहीं मिला। जो कांग्रेस का फॉर्मल लाइन है, एक मिनट तहसीन भाई, आप फॉर्मल लाइन कांग्रेस की नहीं बोल रहे हैं। जो पवन खेड़ा ने बोला, जो संजय राउत ने बोला, मैं वही बात बोल रहा हूं। यही चीज हरियाणा में हुई थी, लोकसभा के समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस की, और अचानक 2-3 महीने के अंदर अंदर आप उसको 0 पर अंडा कर अच्छा, तो नहीं, एक बात बताइए विवेक, कि महाराष्ट्र, वायनाड और बहुत सारी जगह नहीं, देखिए क्या ना, ये प्रेडिक्शन गलत है, ये नहीं, क्या है 31 गलत फिगर है, ये साजिश है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस का नाम मैंने मान लिया, एक मिनट के लिए धरावी बेचे, ये साजिश है, ताली बजाने का मन कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, मैंने 1 मिनट के लिए मान लिया, सब गलत है। तो वायनाड सही है जी, हाँ, मैं बता देता हूं, अब आप सुनिए, और झारखंड सही है, बिल्कुल। अब आप सुन लीजिए कैसे भाई, अगर क्या मैंने सुनिए ना सर, लिसन टू मी फर्स्ट, लेट मी स्पीक। पंजाब के अंदर इस वक्त आज की तारीख में अगर 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है, बीजेपी को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा कोई फर्क, इट डजंट मैटर, क्योंकि ऑलरेडी एक मिनट सुनिए, बात होती है कि एक राज्य के रिसोर्सेस को कंट्रोल कौन कर रहा है। जब ऑलरेडी पंजाब को आप कंट्रोल कर रही है, अगर वो 3 सीटें वहां एक्स्ट्रा जीत जाती है, फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका में 2 या 3 सीटें कांग्रेस अगर फिर जीत जाती है, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महाराष्ट्र से फर्क पड़ता है। महाराष्ट्र में 2 चीजों से फर्क पड़ता है, एक तो हिंदुत्व के अकेले चैंपियन बनना है, पुरानी शिवसेना को डिसिमेट करना है, दूसरा पैसा है मुंबई के अंदर, बिजनेस वहां से कंट्रोल होता है।
तीसरा, जो धरावी के ऊपर हमने एलिगेशन लगाया था अडानी साहब का, ये जबरदस्ती नहीं चाहते थे कि लीडर ऑफ, अगर ये जीत, सुन लीजिए, जीत से किसी को दिक्कत नहीं है, अगर आपकी जीत नहीं, अच्छा एक बात बताइए कि केंद्र जो सबसे बड़ी सरकार है देश की, गिव मी 10 सेकंड, अगर ये जीत रियलिस्टिक होती, 160, 155, 170 जो एक रियलिस्टिक जीत थी एनालिसिस के हिसाब से, आई वुड हैव कांग्रेचुलेटेड द बीजेपी। ये फर्जीवाड़े की जीत है, मतलब जीत भी आपके हिसाब से होना चाहिए, जनता के मैंडेट के हिसाब से नहीं, आप सुनिए, आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होना चाहिए। जब पुलिस वाला रिवॉल्वर लहराएगा तो जीत नहीं है वो यूपी। कमाल आपने वोटों को निकलने नहीं दिया। एक बात बताइए, किस देश की सबसे बड़ी सरकार, भाई ये सब तो राज्य सरकारें हैं, जिस देश की सबसे बड़ी सरकार के अपने बूथे अल्पमत में आ जाने से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? 204 अगर ईवीएम का चलता तो क्या बीजेपी को 240 सीटें मिलनी चाहिए? एक मेजर कॉज यूपी के अंदर इनकी अपनी इन फाइटिंग भी थी, कमाल, और वो सबको जाहिर है। ममता काले भाई इस बात से तो फर्क पड़ेगा कि महाराष्ट्र कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन केंद्र में मोदी की सरकार अपने बूते सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली वहां चाहे जो दे दो वहां चलेगा, लेकिन यहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ करके ये जीतना ही जीतना है। भाई ये लॉजिक क्या ही चल रहा है? जब लोगों ने पैसा दिया इलेक्शन कमीशन को हरियाणा के चुनाव के बाद और बोला वीवीपैट से हमारे इलेक्शन की मैचिंग ईवीएम से करवाई है, उसकी समय सीमा 8 दिन है, 1.5 महीना हो चुका है, काउंटिंग नहीं हुई है। सुनो तो सही, मुझे बताइए क्यों नहीं हुई है? पहले इस सवाल का जवाब ममता का। मेरा क्या है रंजीत जी, मैंने पिछली बार जब लोकसभा में जिस दिन रिजल्ट आए थे तब भी बोला था आपके ही साथ कि ये विपक्ष का एक ही गाना है, जब भी ये चुनाव हार जाते हैं और बेचारी जो ईवीएम है उसको मुन्नी से ज्यादा बदनाम कर देते हैं, मतलब मुन्नी से ज्यादा बदनाम ईवीएम हो जाती है, ईवीएम गलत हो जाती है। अरे सुनो तो सही विवेक भाई, सुनो, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही है, मुझे मालूम है आपको रोना आ रहा है, मैं जान रही हूँ, मैं अरे तो सुन तो लो, अरे दादा सुनो तो सही, मुझे पता है आपने बड़े सारे एजेंडे एक साथ साधने हैं, चीन का है आपके साथ, इधर का है उधर का है, बड़े लोगों को आपको खुश करना है, पर शांति से सुन लो ना मेरी बात। सुनिए, जो आप बोल रहे हो ना कि मैं इस जनादेश को नहीं मानता, ये आपके मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता दादा, ये महाराष्ट्र की जनता है, महाराष्ट्र का वोटर है, और जनता ने अपना मतदान दिया है, और आप जनता के मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। नहीं, आप उनके मतदान का अपमान कर रहे हो, ये गलत है। आपको रोकूंगा बस। पंजाब में जैसा आप कह रहे थे, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन जिन्होंने जीत हासिल की उनको फर्क पड़ता है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए, जरा केजरीवाल को सुनिए। महंगाई से छुटकारा दिलाया और उसकी दिन ब दिन की जिंदगी को बेहतर किया, तो दूसरी तरफ हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शानदार बनाया। हमारे से पहले दिल्ली मेट्रो की 200 किलोमीटर की लाइन बनी थी, हमने 450 किलोमीटर की लाइन बना दी मात्र 9 साल में। हमारे से पहले 65 साल में दिल्ली में 62 फ्लाईओवर बने थे, 65 साल में हमने 9 साल में 38 नए फ्लाईओवर बना दिए। पिछले 9 साल में 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी है, 6800 किलोमीटर की सीवर पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन, नालियां डली हैं। इतना विकास कभी नहीं हुआ दिल्ली का। सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई पूरी दिल्ली के अंदर, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। अब धीरे धीरे ये बात पूरे देश में फैलने लगी, तो यहां से पंजाब आते थे जाते थे लोग, आते थे जाते थे, तो पंजाब के लोगों को पता चला यार दिल्ली में इतना विकास हो रहा है, हमारा भी होना चाहिए। पंजाब भी बड़ा पीड़ित था 2 पार्टियों के राज से, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी, इनका नंबर आता था ये लूटते थे, उनका नंबर आता था वो लूटते थे। तो 2022 में पंजाब ने ऐतिहासिक बहुमत दिया और 117 में से 92 सीट दे के आम आदमी पार्टी को जिताया, और ये दिल्ली मॉडल पंजाब पहुंचा, और पंजाब में वही सारे काम होने चालू हो गए जो दिल्ली के अंदर हो रहे थे। तो विवेक श्रीवास्तव कह रहे थे भले कि कोई फर्क नहीं पड़ता 2-4 सीटों से, लेकिन देखिए केजरीवाल साहब कितने उत्साहित थे, कितने उत्साहित थे। तो भाई हाँ, तो नहीं, चुनाव में जीत हार का सब पर फर्क पड़ता है, और ये कहना कि छोटी जीत बड़ी जीत, जो जीतता है हारता है उससे जाकर पूछिए। खैर, मैं राधिका खेड़ा के पास चलूंगा एक बार। राधिका जी, एक तरीके से ये देखा जाए तो इस चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे थे, खास करके महाराष्ट्र में, कि जो कि सीधे तरीके से देखा जाए तो तुष्टीकरण के मामले थे। जैसे वक्फ को लेकर के बहुत माहौल बनाया गया महाराष्ट्र में भी और झारखंड में भी।
भाई अब जब मैंडेट आ गया है तो क्या माना जाए कि वक्फ जैसे मुद्दों पे भी एक मैंडेट है? देखिए, ना हमने वोट जिहाद की राजनीति करी, ना हमने फतवे जारी करे। तो जिन लोगों के लिए फतवे जारी हो रहे थे, अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र का नतीजा उठा के, तो आप देखेंगे जो मुस्लिम प्रभावित एरिया है, मुस्लिम बहुमूल्य एरिया है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। और हम अगर मुरादाबाद की सीट का बाय इलेक्शन का एग्जाम्पल देखेंगे तो 31 साल बाद वहां पे ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी ने दर्ज करी है, जहां पे 80% मुस्लिम पॉपुलेशन है और वो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। उस गढ़ को ध्वस्त करने का हमने काम किया है। तो ये जो नैरेटिव्स कहा जा रहा था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा, और जिन लोगों ने वो फतवा जारी किया था कि हुक्का पानी बंद हो जाएगा, मुझे लगता है कि मुसलमान खुद उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगातार पता नहीं है क्यों कहा जाता है कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे सिर्फ हिंदू और मुसलमान के लिए। हम तो कहते हैं पूरा देश एक है, हमारे लिए सबका साथ सबका विकास है, हम तो सबको एक मान के चलते हैं। हम तो वो पार्टी ना राहुल गांधी है जो कहते हैं तुम्हारी मालिक की जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, ना हम जातिगत जनगणना और धर्म के ऊपर जनगणना की बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बात बोली जा रही थी कि पवन खेड़ा कह रहे हैं और संजय राउत कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ है, ये ईवीएम खराब है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ तहसीन जी, आप प्लीज ये मैसेज दीजिएगा मेरा प्रियंका वाड्रा जी को कि अब इस बार, क्योंकि वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और बाकी जगहों पे ईवीएम में गड़बड़ है, तो इसका मतलब उनकी वायनाड की ईवीएम में भी गड़बड़ थी। तो अब वो कृपया करके फॉरफीट कर दे और कह दे कि नहीं, मैं एमपी नहीं बनूंगी, मेरी सीट पे गड़बड़ हुई है। और इसी तरीके से झारखंड में भी कह दे हम सरकार नहीं बनाएंगे। लीजिए ना, लीजिए स्टैंड। ट्राई कर लो, ममता बनर्जी क्या डर है, नहीं कर पाओगी मशीन में गड़बड़ी। इट डिपेंड्स ना। आप ना महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हो। मैं बिल्कुल मैं नहीं कर रहा, मैं बीजेपी का अपमान कर रहा हूँ कि आप लोगों ने धांधली करी है। ठीक है, अच्छा नो, हमारा मान और सम्मान देश की जनता कर रही है, जिनका मान सम्मान हम रखते हैं। आपको जो करना है करिए, ऐसे ही आप जीरो पे आ चुके हैं। कोई बात देखा था ना आप अडानी जी को मुंबई आप चुनाव दर चुनाव साथ फुटबॉल कर रही है, चुनाव दर चुनाव। विवेक श्रीवास्तव, मैं कह रहा हूं कि ये पूरे विपक्ष के लिए मैं बात कर रहा हूं कि चुनाव दर चुनाव आप इसी तरीके से जनादेश को खारिज करते रहिए, खारिज करते रहिए, और हर बार चुनाव में इसी तरह के नतीजे आएंगे। क्योंकि भाई ये डिनायल मोड में रहना, ये आप लोगों की मतलब फितरत बन गई है, ये नियति बन गई है। क्या हो गया? आज खड़े होकर के बीजेपी को बधाई भी देता। बीजेपी का अधिकार है जीतना, इनकी महायुति का अधिकार है जीतना, लेकिन आपकी जो जीत, ये 231 का जो फिगर है, ये एक इम्पॉसिबिलिटी है, ये मैनिपुलेटेड है। और इसमें हंसने की जरूरत नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है। आप लोग जात पात गाओगे, मतलब 4 महीने पहले लोकसभा में कितनी सीटें है कांग्रेस की? वोट जिहाद से नहीं चलेगा। वोट जिहाद तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल है। आपके हिसाब से तो वोट जिहाद था, वोट जिहाद तो हुआ ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या इस देश के लोकतांत्रिक और चुनावी इतिहास में लैंडस्लाइड विक्ट्री क्या पहली बार हुई किसी पार्टी को? क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि ऐसा भूतों ने भविष्य वाली बात हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ऐसा पहले भी होता रहा। मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, अब देश जी सुने, पहली बात तो यह है कि विवेक जी शांत हो जाइए। विवेक श्रीवास्तव जो कुछ बोल रहे हैं ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। क्या ऑब्जेक्शनेबल है? क्योंकि ये देश की संवैधानिक सत्ता, मैंने आपसे कहा 4 लोगों ने पैसा भरा है। नहीं आप बीच में और आपने उनकी काउंटिंग नहीं करी है इलेक्शन कमीशन ने। है उत्तर आपके पास? नहीं, आपके अनुसार तो जनादेश जनता नहीं देगी। जनादेश क्या होता है? 4 people have spent the money कि वीवीपैट को मिला, कांग्रेस पार्टी जनता के इसी भावना को न समझने के कारण तो खत्म हो गई। एक समय सुनिए, नहीं सुनिए, एक समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इस देश की दूसरी पार्टी थी, विपक्ष की पार्टी थी। हमारे यहाँ बिहार में तो आप कांग्रेस के बाद एक मेन पार्टी थे, और यही नहीं समझने के कारण कि जनता का मनोभाव क्या है, आप समाप्त हो गए। और आज जिस प्रकार से जैसे राहुल गांधी जी ऐसी बातें बोलते हैं कि देश में हिंसा हो जाए, लोग अराजक होकर खड़े हो जाए, ठीक उसी प्रकार की भाषा दूसरे रूप में ये बोल रहे हैं कि आग लग जाए देश में, ये सारा गर्भ, बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। 231 महीने जाएंगे, इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया, ऐसी भाषा बोलते हैं आप। भाषा क्या होता है? सुनिए, 2 बातें रंजीत जी, 2 उत्तर मुझे देना। सुनिए, मैं आऊंगा, एक मिनट।
अभी जो चर्चा अभी जहां राधिका खेड़ा जहां छोड़कर गई थी, मैं वहां से वो सवाल पर जाना चाहता था, लेकिन एक मिनट बकबला उठाया ना, हाँ, बकबला और झारखंड दो में छोटी छोटी टिप्पणी करता हूं। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे बहुमत से वंचित हुई, उसकी समझ में आया कि हमको क्या करना है। जैसे ही लोकसभा में ये वक्फ संशोधन विधेयक आया, देश नए सिरे से वैचारिक रूप से विभाजित हो गया। पूरा देश एकदम दो भाग में देश दिखने लगा कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। वहां से एक आलोड़न शुरू हुआ है। उसका पहला परिणाम हमने हरियाणा में देखा है, सेकेंड है। आप पूछ रहे हैं कि झारखंड में क्यों काम नहीं किया है, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, झारखंड में जो आपके इशू थे, झारखंड में चंपाई सोरेन को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन चंपाई सोरेन आदिवासी क्षेत्रों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने। जो अपने आदिवासी नेता हैं वो तो वहां प्रचार कर नहीं रहे थे, उनको रखा नहीं गया। तो जो चंपाई सोरेन बीजेपी के नीतियों को बोर्ड प्लेयर से खेल रहे थे, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी बड़ा सवाल संभवतः यह है कि भाई क्या हेमंत सोरेन को जेल भेजकर बीजेपी ने कोई बड़ी गलती की? हाँ, तो ये एक सवाल है, इस पर आएंगे, इस आदिवासी सम्मान का भाव, इस पर आएंगे। लेकिन जरा मैं एक बार धर्मेंद्र यादव के पास जाता हूं। धर्मेंद्र यादव, एक कुंदरकी विधानसभा का जो नतीजा आया है वो खास तौर पे ज्यादा रोचक लग रहा है लोगों को। एक बारगी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या हो रहा है। समाजवादी पार्टी को बड़ी हार मिली है, क्या आप समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है? 65% जहां मुसलमान वोट है, जो कि सो कॉल्ड आपके वोट बैंक है, वहां आपकी जमानत जब्त हो गई। मतलब जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 1 लाख से ज्यादा वोट से जीता है। भाई कैसे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्या समझ में आ रहा है आपको, क्या हुआ है? रामपुर और आजमगढ़ का जब उपचुनाव हुआ था, यही तर्क आपके मीडिया जगत और भारतीय जनता पार्टी के लोग, औहदे जैसे लोग दे रहे थे, यही तर्क। उसके बाद जब उपचुनाव, वहां पे दूसरा चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो रामपुर में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने कितनी बड़ी जीत हासिल की आपने देखा। आजमगढ़ में कितनी बड़ी जीत हासिल की, क्या हुआ होगा आप बताइए। क्या हुआ कुंदरकी में? मुसलमानों ने भी आपको नकार दिया। आप सुन लीजिए, कुंदरकी में योगी की पुलिस लाठी ली हाथ में और उसके बाद पत्थर लिया हाथ में, दूसरे हाथ में पिस्टल लहराया, और जो भी वोटर समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते थे, गलियों को बैरिकेड कर दिया गया। महिलाओं को मारने, जान से मारने की धमकी देने लगे कि आप वोट नहीं देने जाना है। और जब भी कोई महिला जाए उसका पहचान पत्र पुलिस चेक करती थी, जिसकी हमने 500 शिकायतें दर्ज कराई है। और चुनाव आयोग ने माना, 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। 500 शिकायतों में 2 शिकायतों पर कार्रवाई हुई और उस एसएचओ पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई जिसने पिस्टल लहराया था। ये चुनाव आयोग की भूमिका थी। और उत्तर प्रदेश में योगी पुलिस की जो रवैया था, वो लोगों को लोकतंत्र की हत्या करके ये चुनाव जीता गया है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और टारगेटेड चुनाव नहीं जीता गया है। मतलब ये कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस कुंदरकी में आपके खिलाफ काम कर रही थी, सीसामऊ और करहल में आपके साथ थी। वही मैं बोलने वाली थी। नहीं, वो आपके साथ थी वहां। उत्तर प्रदेश में काम कर रही थी और सिस्टमेटिक, ये कैसा सवाल है? कमाल तरीके से कर रही थी। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कर रही थी। भैया नहीं वोट करते हैं भाजपा के लिए, और फिर भी यहाँ पे भाई जहां हार गए, कोई हार नहीं, मतलब है कि जहां हार गए वहां धांधली हुई, और जहां जीत गए वहां धांधली नहीं कर पाए। आप बता दीजिए मुसलमानों ने बीजेपी को क्यों वोट दिया? बहुत शानदार। आप बता दीजिए मेरे पास नहीं, अगर मुझे नहीं विवेक श्रीवास्तव, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, नहीं अगर आप मुझसे पूछेंगे, 1 मिनट मैं सुनाता हूं। मैं आपको अभी इसी प्रोग्राम में, इसी कार्यक्रम में उसका जवाब दे दूंगा। 1 मिनट धैर्य रखिए, मैं बताता हूं। मैं कह रहा हूं कि वो सारी बाइट्स और वो सारे जो हमारे पास लोगों के बयान हैं, जरा मैं चाहता हूं कि एक बार उसको सुनवाया जाए। कुंदरकी, 1 मिनट रुकिए, कुंदरकी 1 मिनट रुकिए। ऑन कैमरा हमारे रिपोर्टर्स को कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है, जरा एक बार देखिए। वो क्या कह रहे थे रिजवान के बारे में और क्या कह रहे थे रामवीर के बारे में, सुनिए जरा। नहीं सुनिए, एक बार सुनाइए जरा इनको। अभी नहीं, विवेक श्रीवास्तव को जवाब मिलना चाहिए कि कैसे जनता जनार्दन से वाले लोग, हमारे पास जवाब है। आपने इस इलेक्शन में धांधली, जरा एक बार वो बयान जरा सुनवाइए, जरा सुनवाइए। छोटे छोटे जवाब है, सुन लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको सुनवाते हैं, अभी आप सुनवाते हैं। लेकिन तहसीन, ये कौन सी बात हुई कि भाई अगर आप जहां हार गए वहां पे सब कुछ गड़बड़ है, वहां प्रशासन आपके खिलाफ है,
वहां ईवीएम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहां चुनाव आयोग की भी निष्पक्षता जो है वो सवालों के घेरे में है। मतलब सब कुछ गड़बड़ है, पूरा लोकतंत्र जो है खत्म हो गया। जहां आप जीत जाएंगे वहां कोई सवाल नहीं है, सब ठीक है। जरा एक बार पहले वो जरा इनको सुनवाइए, विवेक जी को पहले सुनवा लेते हैं, फिर चलेंगे तहसील। हाँ, ये बताइए क्या नाम है सर आपका? फायम अली। ये बताइए क्या प्रशासन द्वारा वोट डालने से आपको रोका जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है? ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। रिजवान साहब कह रहे हैं कि लोगों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। रिजवान साहब प्रत्याशी हैं, उसी फ्रेम में दिखेंगे आप। वो देखिए वो प्रत्याशी भी साथ में दिख रहे हैं। ये आरोप लगा रहे थे और वहां उनके सामने मुंह पे उन्होंने लोगों ने बोल दिया क्या हम पर्ची को रोक रहे हैं? हमें तो ना पता खैर पर्ची कौन सी है, मगर वैसे कोई सख्ती नहीं। तो एक बार शाही का निशान दिखा दीजिए। शाही का निशान है। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद जी, ये आपके यहाँ के स्थानीय प्रत्याशी हैं, इनका तमाम वीडियो गया, चुनाव आयोग को शिकायत की कि वोटर्स को वोट डालने में दिक्कत आ रही है, प्रशासन जाने नहीं दे रहा। इसमें आप लोग को क्या आपको कहना है, ऐसी कोई दिक्कत है? मैं तो गया तो डाल कर आ गया। ऐसे ऐसे हमारे पास दर्जनों बयान है, मैंने एक दो सुनवाए आपको, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी साथ में हैं, प्रत्याशी साथ में हैं। मैं इसीलिए आपको कहा, मैंने कहा विवेक श्रीवास्तव कि आप, अरे फिर वही बात, आप तो ऐसे अब मैं ऐसे 200 भी सुनवा दूंगा। नहीं, अभी सुनिए मेरी बात। ऐसे अगर मैं आपको 200 भी सुनवा दूंगा ना विवेक श्रीवास्तव, तो आप एक आके खारिज कर सकते हैं कि 2 लाख वोट होते हैं, 2 लाख में 200 का क्या मतलब है? नहीं, सुनिए जरा, नहीं विवेक श्रीवास्तव, एक पत्रकार के पास एक वैज्ञानिक लॉजिक होनी चाहिए। भाई आप मुझे कारण बता सकते हैं कि मुसलमानों ने इतनी बड़ी संख्या इसलिए बीजेपी के लिए क्यों वोट किया? हमारे कैमरे पे वहां के बड़ी संख्या में मुसलमानों ने साफ साफ कहा कि भाई ये रिजवान वगैरह को वोट में क्यों हम लोग क्यों देंगे? हम नहीं देंगे इनको वोट, क्योंकि रामवीर तो हमारे दुख सुख में खड़ा रहता है, रामवीर ने हमारे साथ काम किया है, हम रामवीर को वोट देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको और सुनवा देंगे अगर आप कहिएगा आप, लेकिन उसको भी खारिज कर दीजिएगा, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है, मैं जानता हूं, उसको भी आप खारिज कर देंगे। लेकिन हाँ, ये जो झूठ फैला रहे हैं, झूठ क्या फैला रहा है? एक हिंसा का भाव करने का, तहसीन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये मैं कह रहा हूं कि क्या ये सही वक्त नहीं आ गया है कि विपक्ष को 1 मिनट ठहर के सोचना चाहिए? नहीं, लेकिन न सोचेंगे तो आपको क्या समस्या है? ये अगर अपने को पूरी तरह नष्ट करना चाहते हैं, यही मान करके राजनीति से प्रजातंत्र होना चाहते हैं, तो इसलिए मैं विवेक से सहमत हूं इस बात के लिए। मैं विवेक से इस बात पे सहमत हूं कि इस देश में या कहीं भी लोकतंत्र को ठीक तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि विपक्ष रहे, मजबूत रहे। इसीलिए मैं कहता हूं विपक्ष तो रहे, हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि वो सोचना चाहिए। तहसीन, हाँ, तहसीन 2 मिनट के लिए सोचना चाहिए कि भाई ये झूठ कब तक झूठलाते रहोगे लोगों के मैंडेट को? रणजीत जी, मैं विवेक जी से इत्तेफाक रखता हूं कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। हाँ, और ये भी इनसे इत्तेफाक रखता हूं कि हर संस्था पे सवाल उठने चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल पूछना चाहिए, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप, जैसे मैं ये ईवीएम का उदाहरण दे दो, हाँ। हरियाणा में मुद्दे उठे, हो सकता है जेन्युइन हो सकता है, मैं इसको अभी नहीं नकार रहा हूं, तो हम महाराष्ट्र के पहले क्यों नहीं उठाए? अब चुनाव के बीच में अगर एक प्रत्याशी आते कहता है 16 तक ठीक था, 17 में हो, इसको गंभीरता चली जाती। देखिए आप सोचिए, इसको गंभीरता चली जाती। अगर कुछ होगा भी तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप हंस रहे, वो हंस रहे, ठीक है, इनका तो काम भी बीजेपी को डिफेंड करना है, अवधेश जी का डिफेंड करना है। दूसरी चीज उसमें क्या होगा, जोर और हंसो, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? ये कर क्या आज जब मई जून की बात आई, जब चुनाव के रिजल्ट्स आए, जितना भी गेन इंडिया अलायंस ने किया था वो आज सारा चला गया है। क्या जो गेन्स था 99 पे आ गई थी कांग्रेस, जो गेन्स था, जो एमबीए ने, जो इंडिया अलायंस ने रोक दिया था इंडिया को, वो सारे गेन्स चले गए। इससे किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा। हमें मुद्दों को गंभीरता से उठानी चाहिए, शालीनता से उठानी चाहिए, मुद्दों पर जमकर लड़ना चाहिए। उसका जवाब मिल गया, उसके बाद हमें लोगों की राजनीति करनी चाहिए, और सिर्फ आरोप लगाना नहीं, हम सोल्यूशन क्या देंगे लोगों को, ये जरूरी है। हम उनकी जिंदगी बेहतर क्या करेंगे? सिर्फ ये कहना नहीं ये गलत है, गलत है, ठीक है, लोग भी जानते हैं गलत है, फिर भरोसा किस पे सोल्यूशन का? नहीं, तो इसको लेकर कंप्लेन ना करें इलेक्शन कमीशन में। बिल्कुल नहीं, लेकिन विवेक श्रीवास्तव 5 महीने पहले, 5 महीने पहले इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट देखा। अब वो जो प्रत्याशी थे जिन्होंने मौलाना साहब को मिले, वो 16 राउंड तक मैच जीत रहा था, 6वें और 7वें राउंड में पीछे थे। नाम ले लो ना, फहद सोरा के पति, पति देव थे, तो वो हार रहे। वो पतिदेव ने शौहर, वो 6वें और 7वें राउंड में पीछे थे। अभी इलेक्शन, तो आप फिर भी आते कैमरा पे, पतिदेव क्यों नहीं? एक मिनट, पतिदेव नहीं, मैंने मजाक शौहर है तो शौहर है, बुराई क्या है? क्यों आप क्यों व्हाई यू आर काउंटिंग हिम?
टॉन्टिंग नहीं, you are taunting him. अरे मैं तो भैया। मैं क्योंकि पति देव उन्होंने कहा, मुसलमान से शादी करिए तो अरे आप टॉन्ट भाई कर रहे हैं साहब, बैठकर। अरे भाई पति देव साहब क्यों नहीं? कमाल करते हैं क्यों नहीं? उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जोर देकर कहा पति देव, वो हमने कहा कि हम पति कहते You are हैं। taunting. नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ आपको हमारा रणजीत जी। मुद्दा क्या हो गया? आप ये जो अब कहा हमारा मुद्दा क्या हो गया? गैर जरूरी मुद्दे पे आ गया, गैर जरूरी मुद्दे पे। इससे जरूरी मुद्दे हैं, इससे जरूरी मुद्दे हैं, उससे जरूरी मुद्दे ये हैं कि भाई 5 महीने पहले, 5 महीने पहले मुसलमान एक होता है। सुनिए अरे तो, भैया, वो 5 शराब- महीने वो पहले जब शराब आपने बेगम के शौहर है। एकदम कर सकती है, शौहर है, मैं इसमें उसका क्या हामी है? हूं, What is उसका wrong हामी with हूं, मैं एकदम उसका समर्थक हूं, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 5 महीने पहले जब एक बड़े चुनाव में एक बड़ी जीत पर आप फूले नहीं समा रहे थे, आपको लग रहा था कि हमने तो मोदी को उखाड़ दिया। आप देखिए ना राहुल गांधी की बातें सुनिए, क्यों 56 इंच का छाती हमने पता नहीं क्या बोल रहे थे तोड़ दिया या पता नहीं क्या कर दिया, ओ ऐसा हो गया वैसा हो गया भाई। और अचानक से एक हार के बाद आप कहने लगते हैं कि पूरा सिस्टम नकारा है, पूरा सिस्टम नकारा है, पूरा सिस्टम अविश्वसनीय है। भाई ये आपकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है विवेक। हमारी विश्वसनीयता में नहीं उतारा है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूं, प्रजातंत्र में हमारा विश्वास है, लेकिन हमारा यह मानना है कि इलेक्शन कमीशन इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये फैक्ट है, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये 232 जो आप दिखा रहे हैं, ये टोटली अनरियलिस्टिक, अनएक्सेप्टेबल है। बात जीत हाथ की नहीं है। आज भी मोदी की सरकार है केंद्र में, आज भी मोदी साहब की तो सरकार है, आज भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं। लेकिन अगर आप मैनिपुलेट करते हैं एक राज्य को कि वहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जबरदस्ती ना बने। लोकतंत्र में इनका पूरा विश्वास है, लेकिन इनका चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, इनका ईवीएम में विश्वास नहीं है, इनकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है, इनका जनता के मैंडेट में विश्वास नहीं है। इनका विश्वास तभी कायम रहता है जब हमेशा जब नतीजे इनके अनुरूप इनके मन मुताबिक आते हैं। जब 99 सीट आई थी तब सब कुछ अच्छा था, इलेक्शन कमीशन अच्छा था, ईवीएम अच्छी थी, देश की जनता अच्छी थी, संविधान अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इन्होंने बोला कि ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है ना। झारखंड में सब कुछ बढ़िया, वायनाड में सब कुछ बढ़िया, करहल में सब कुछ बढ़िया। लेकिन जिस महाराष्ट्र में इनको मुंह की खानी पड़ी, जहां पर ये हवाई दावे कर रहे थे, संजय राउत तो कल रिजॉर्ट और होटल वगैरह बुक कर रहे थे कि हमारा मुख्यमंत्री बनने वाला है, हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ आप कर रहे थे। वहां पे जनता ने अगर आपको उखाड़ करके बाहर कर दिया है तो सम्मान के साथ आप सर झुका करके उसको लीजिए ना जनता के मतदान को। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप पूरी डिबेट हाईजैक कर रहे हैं। आपको छोटी छोटी बातों पर तकलीफ हो रही है, आप सच सुन नहीं पा रहे। ये शौहर और पतिदेव में उलझ के रह जा रहे हैं। आप महाराष्ट्र की जनता को बहुत अच्छा रिजल्ट है, सब कुछ बढ़िया है, बस पत्रकार भी कम समय, मोदी भी खोज, महाराष्ट्र भी खोज, ममता काले भी कम समय। धर्मेंद्र यादव चाहिए कि लॉजिकल बात करें। बार जवाब हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा अगर उत्तर प्रदेश में 80 की 80 अरे जो जीते हैं उनको मुबारकबाद दीजिए। विश्वास नहीं है। एक मिनट, धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करी भाई। कम समय है, जल्दी। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी डे फर्स्ट से कह रही है कि ईवीएम से घोटाला हो रहा है, और अगर हम ईवीएम से 80 की 80 सीट जीत जाए उत्तर प्रदेश में, फिर भी हम ईवीएम हटाने की बात करते हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल इंश्योर किया कि ईवीएम से जीतकर हम ईवीएम को हटाएंगे। तो उसको नहीं, तो आप उस जीत को स्वीकार भी कर ले रहे हैं। और नहीं, एक मिनट, उस जीत को स्वीकार भी कर भाई। आप नहीं, आपको कहना चाहिए था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम रहेगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप जीत के सांसद भी बन जाएंगे, विधायक भी बन जाएंगे, और कहते रहेंगे कि ये सिस्टम नकारा है, ये सिस्टम ठीक नहीं है। भाई ये कौन सी बात हुई, ये कौन सी बात हुई कि हम उससे जीत गए और उससे जाकर के सांसद भी बन गए, सरकार भी बना ले, और उसके बाद भी कहें कि नहीं ये ठीक नहीं। विवेक श्रीवास्तव एक गंभीर विषय को इतने सतही तौर पर ले जाकर के उसका खुद भी नाश करते हैं, देश का वातावरण खराब करते हैं, इनकी पार्टी का भी सत्यानाश इसी में हो गया। हमारे अच्छे मित्र हैं, भाई की तरह है, लेकिन ये देखिए उत्तर प्रदेश में कोई भी प्रशासन और पुलिस इतना ज्यादा मत नहीं दिलवा सकती है जबरदस्ती लोगों को पकड़ के, और कर नहीं सकती है कि वहां जमानत जब्त हो जाए समाजवादी पार्टी की। और करहल में भी देखिए ना, करहल में समाजवादी पार्टी केवल 14,000 वोटों से जीती है। करहल तो एकदम वहां का क्षेत्र था। अब ये कहेंगे कि सारा मैनेज है। देखिए ऐसा, दूसरी बात,
कि आप दिन रात जिस पुलिस प्रशासन को गाली देंगे, वो निष्पक्ष काम करती है, लेकिन दिन रात आप पुलिस प्रशासन को गाली देंगे, गाली देते रहेंगे और फिर चुनाव परिणाम आने के बाद भी गाली देंगे, तो आपका राजनीति ऐसे नहीं होती है। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की यह पॉलिटिक्स नहीं थी। भाई देखिए, मुलायम सिंह यादव इस प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। और नहीं, मैं अवधेश जी मैं कह रहा हूं कि भाई आप कमिटमेंट पर भी गौर करिए। एक तरफ आज जब नतीजे आए हैं, भाई ठीक है, कांग्रेस भाई एक टाई हुआ है ना भाई, भाई देखा जाए तो अगर तटस्थ होकर देखिए तो, लेकिन आप देखिए कि अभी प्रधानमंत्री मोदी अभी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, देश को संबोधित करेंगे, तमाम चीजें। आपने देखा कि कांग्रेस लीडरशिप कहां है? आपको पता है कि राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं? शादी में वो जहां तक मुझे जानकारी मिली कि शिमला में है, शादी में भी थे, जयपुर में आगे। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो भी आपको मैंडेट मिला है, आप उसको सम्मान करिए ना। आप आकर अपने कम से कम कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाइए भाई, बताइए। लेकिन पता नहीं आप नकार देंगे। जीत या हार अपने लोगों के साथ तो खड़े रहिए, खड़े तो रहिए। तब तो कल आपके लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जब आप उनको नकार दोगे तो क्यों आपके साथ खड़े रहेंगे भाई? ये थोड़ी ना होता है हवाई आप नेता बन जाए, 5 लाख का जूता 10 लाख की घड़ी पहन के। ठीक बात है, ठीक बात है। तो हाँ, है उसके साथ समस्या रहेगी। बीजेपी को भी समस्या होगी नहीं पहचानने। बहुत बड़ी डिबेट है और मुझे मालूम है कि आने वाले कई हफ्तों तक अभी ये इस पर बहस जारी रहेगी। फिलहाल इस बहस को ही खत्म करने का समय है, हमें दीजिए इजाजत। लेकिन नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए आप हमारे साथ।